हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग इस समय एसएससी एमटीएस 2023 के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 13 सितंबर 2023 की शिफ्ट सेकेंड। मतलब हम लोग शिफ्ट फर्स्ट का पहले ही कर चुके हैं। इसके पहले हम लोग 1 सितंबर से स्टार्ट किए हैं। 1 सितंबर से आज 13 सितंबर पर आ गए हैं। एक और बचा है, 14 सितंबर का पेपर और बचा है, उसके बाद ये 2023 वाला फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचिए कि एक दिन शुरू किए थे और ख़त्म होने जा रहा है। इतने सारे सेट हम लोगों ने करीब 39-40 सेट करीब कर चुके हैं। अच्छा, इसके पहले 2022 के भी हमने सारे सेट लगा दिए हैं। 2022 में हमने 16 मई का सेकेंड शिफ्ट तक लगाया है, 15 मई सेकेंड शिफ्ट तक लगाया है। 15 मई का थर्ड शिफ्ट बचा हुआ है और उसके बाद 15 है, उसके बाद 20 मई तक हुआ था ये पेपर, फिर जून में हुआ था। तो जून वाला बिल्कुल नहीं करा पाए हैं, तो वो अभी मैं इसके ये वाला ख़त्म होगा उसके बाद में करा दूंगा। अच्छा, इसके अलावा 21 का सारा करा दिया हूँ। 21 में कोई कसर नहीं है, पूरा हो चुका है। एमटीएस के अलावा जानते हैं सीजीएल का भी पूरा करा दिया हूँ, 2022 का 23 का। सीएचएसएल का करा दिया हूँ तो पूरा 2022-23 का। सीपीओ का पूरा करा दिया हूँ, ठीक है। स्टेनो का पूरा करा दिया हूँ। 22-23 के ये सारे हो चुके हैं। बहुत सारा पेपर है आपके पास, ठीक है। और प्रीलिम्स मेंस दोनों, अभी तो प्रीलिम्स चल रहा है, मेंस भी इसके बाद में सारा का सारा करा दूंगा, डोंट वरी। जब आपका मेंस का कोई एग्जाम आएगा उसके पहले आपके पास सारे के सारे मेंस के सेट होंगे। क्लियर है? चलिए तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा और चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। मेरे सारे वीडियोज़ के साथ उनके पीडीएफ अटैच्ड हैं। हर वीडियो में लिंक ऑफ पीडीएफ दिया होगा, चाहिए लिंक ऑफ पीडीएफ पे क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचेंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, रोज़ दोपहर में आपको मिल जाया करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, देखते हैं किसका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आज का क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। अच्छा बच्चा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब देखो इसमें कंसाइंस की स्पेलिंग एकदम से सही है, हालांकि इसको बोलते हैं कंसेंस है, लेकिन याद करने के लिए क्या करो, कंसाइंस CON कान कर लो, उसके बाद साइंस की स्पेलिंग रखो, कंसाइंस याद रहेगा। स्पेलिंग सही है तो ये इस आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि पूछा है इसमें कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो कंसाइंस की स्पेलिंग एकदम सही है। मीनिंग जानना चाहते हो कंसाइंस का? कंसाइंस की मीनिंग होती है अंतःकरण। अंतःकरण को मतलब आपके अंतरात्मा की आवाज़, जो मन की आवाज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं कंसाइंस। एडमिशन एकदम से स्पेलिंग सही है, तो आंसर नहीं हो सकता। एडमिशन की मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं है। ओमिटेड, ओमिट करना मतलब मिटा देना, डिलीट कर देना, इसकी भी स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है, तो आंसर नहीं हो सकता। अब जो बचा है उसकी स्पेलिंग गलत होगी ही होगी, क्योंकि ऊपर के 3 एकदम से करेक्ट निकल गए। तो रेट्रोस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अपने अंदर झांकना। इंट्रोस्पेक्ट होता है अपने अंदर झांकना। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पीछे की ओर। जैसे आप सपोज करो कि आप क्लास 12th में हैं, क्लास 6 की बातें याद कर रहे हैं, पीछे की बातें, अतीत की बातें याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं। और रेट्रोस्पेक्ट में यहाँ जो पी के बाद ए लिखा है, वहाँ क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। RETROSPECT होगा, पैक्ट नहीं है, स्पेक्ट है, ठीक है। तो ये आपकी स्पेलिंग गलत थी और ये रहा आपका आंसर। अब आगे बढ़ लेते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको बताना है क्या कंटेन्स एन एरर। ये ग्रामेटिकल एरर का मैटर है। सेंटेंस पढ़ो, ये लिखा है कि द बॉय हुज द सिस्टर इज इल हैज़ लेफ्ट। वो लड़का जिसकी बहन बीमार है वो चला गया है। तो हुज ये पजेसिव लग गया ना, तो पजेसिव के बाद द नहीं लगता। माई, योर, हिज, हर, आवर, ठीक है, इट्स, इन सब के साथ कभी भी पजेसिव आ जाए, पजेसिव एडजेक्टिव हो, तो उसके साथ हमें द नहीं लगाना। कोई आर्टिकल नहीं, आ भी नहीं लगेगा, दा भी नहीं लगेगा। क्लियर है ना बात? तो हुज के साथ द नहीं लगाना है। केवल हुज ही नहीं, अभी गिनाया था मैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, कुछ भी लगा हो तो नहीं लगाना है। क्लियर? तो आंसर कौन सा हुआ? दूसरा वाला। अब आगे आ जाओ थर्ड वाले में। थर्ड में क्या है? खाली जगह भरना है। पढ़ो, अ स्ट्रॉन्ग डैश फॉर मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये 2 चीज़ें हो गई, मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, 2 चीज़ हो गई, ठीक। A strong dash for mathematics and problem solving can be very useful। ये बड़े उपयोगी हो सकता है, बड़ा यूजफुल हो सकता है। क्या चीज़? ठीक, याद रखना, मैथमेटिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक स्ट्रॉन्ग डैश चीज़ बहुत उपयोगी है।
अ स्ट्रांग स्ट्रेंथ, अभी स्ट्रांग है तो स्ट्रेंथ क्यों लगाओगे? अ स्ट्रांग परसेप्शन फॉर मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या स्ट्रांग एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या स्ट्रांग फंक्शनिंग फॉर मैथमेटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग? नहीं, ये नहीं होगा। परसेप्शन मतलब अवधारणा नहीं, बल्कि क्या होगा? एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड क्या होता है? अभिरुचि होती है। अभिरुचि का मतलब क्या होता है? तुम्हारी जो रीजनिंग है, तुम्हारी जो लॉजिकल पावर है, वो होती है एप्टीट्यूड। एक स्ट्रांग एप्टीट्यूड चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक स्ट्रांग एप्टीट्यूड चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए एक स्ट्रांग एप्टीट्यूड चाहिए, रीजनिंग के लिए एक स्ट्रांग एप्टीट्यूड चाहिए होता है, सोचने का नज़रिया, ढंग, तरीका होता है। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पर? एप्टीट्यूड लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, चलो नंबर 4 में आओ। 4 में क्या करें? देखो यहाँ लिखा है नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, और यहाँ पे अंडरलाइन किया है विल गेट। यहाँ लिखा इफ़ आई विल गेट गुड मार्क्स माई फादर विल बाय मी अ लैपटॉप। अगर मुझे अच्छे नंबर आए तो पापा मुझे लैपटॉप खरीद देंगे। तो इफ़ के साथ देखो, एक बात याद रखो, पहले भी मैं बता चुका हूँ, और अगर कोई डाउट हो तो एक वीडियो है मेरा कंडीशनल्स पर, तो एक ही दिन का है, कंडीशनल्स पूरा पढ़ लो, सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। देखो इफ़ के साथ हम कोई भी मॉडल वर्ब नहीं लगाते हैं, याद रखना। इफ़ के बाद जब सब्जेक्ट आता है तो कोई मॉडल विल, शैल, कैन, कुड, मी, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर, टू, कुछ भी नहीं लगता। नो इफ़ के बाद नो मॉडल वर्ब, याद रखना। तो इफ़ आई के साथ विल नहीं लगा सकते हो, किसी कीमत पर नहीं लगा सकते हो। तो इफ़ आई गेट क्या होगा? तो सही क्या किया इन्होंने? इफ़ आई गेट गुड मार्क्स। देखो इफ़ लगा है तो गेट से भी नहीं लगा, उससे भी आई के साथ लगेगा नहीं। और आई एम गेटिंग कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है जब शर्त लगाते हैं तो इफ़ आई गेट गुड मार्क्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है इनमें? अंडरलाइन सेगमेंट और उसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको। अंडरलाइन क्या है? टेक इट। इसको देखो, अगर गलत है तो इसकी जगह पर सही क्या होगा? अगर मगर की बात नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो गलत है ही है। चलो इफ़ देखो फिर आ गया इफ़ आई हैंड हर अ फ्लावर, अगर मैं उसको एक फूल दूं, हैंड का मतलब यहाँ क्या? हाथ नहीं, गिव। इफ़ आई गिव हर अ फ्लावर एंड से, और उसे कहूँ कि गिव इट टू मम्मा, इसको मम्मी को दे देना, तो सी टेक इट टू हर मदर, तो वो अपनी माँ को ले जाके ये फूल दे देगी। तो सी देखो, अब मैं इसको जरा क्लियर करूँ ना, यही तो सारा मैटर है। क्लियर कर लिया। अब देखो सी सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और टेक, ये जो टेक लिखा है ये क्या है? टेक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कैसी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। भाई देखो, अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब तो लगा नहीं सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट बदल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ भी हर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब सी सिंगुलर है, तो टेक वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ब में एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ टेक की जगह टेक्स कर दो। तो अब यहाँ सी वाज टेकिंग हैड, टेकन हैड, टुक नहीं होगा, तो क्या होगा? टेक्स। सी टेक्स इट। इफ़ आई हैड प्रेजेंट में है ना, तो उधर भी प्रेजेंट ही होगा। तो अगर यहाँ सी के बाद विल लगा देते, सी विल टेक इट, तो और अच्छा हो जाता, पर कोई बात नहीं है, नहीं लगाए हैं तब भी कोई बात नहीं। अवेलेबल ऑप्शन में आपका चौथा वाला ही है जो करेक्ट है, बाकी सब तो फर्जी जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, 6 नंबर पे। 6 में क्या करा है इन्होंने? कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, एक यहाँ से देखो अंडरलाइन किया हुआ है, और कह रहे हैं कि उसकी जगह पर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, अगर गलत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट लगाना है। अब की बार एक ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट का, पढ़ के देख लेते हैं। द न्यू चेयरमैन ऑफ द कंपनी अनाउंस्ड अट्रैक्टेड बोनस फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर। तो जो नए चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने न्यू ईयर के ओकेजन पर कर्मचारियों के लिए बहुत ही अट्रैक्टेड बोनस अनाउंस किया। कि अट्रैक्टिव, देखो बोनस क्या बेटा? नाउन है, ठीक है, बोनस क्या है? नाउन है। देखो हाँ, नाउन तो लिख रहे थे, फिर हम क्यों काट दिए? बोनस है हमारा नाउन, और नाउन के पहले ये जो अट्रैक्टेड लिखा है, यहाँ पे अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित, आकर्षित, और अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक। तो आकर्षक बोनस होगा ना, आकर्षित व्यक्ति हो जाता है। जैसे अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड कस्टमर होगा,
अट्रैक्टेड इम्प्लाई होगा, बोनस अट्रैक्टेड नहीं अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए हमको, अट्रैक्टिव यूज करना चाहिए, ठीक है ना। अट्रैक्टिव बोनस होगा और अट्रैक्टेड एम्प्लॉइज होंगे। तो अनाउंस्ड तो अपनी जगह पर ठीक है। तो पहले हम अनाउंस्ड, देखिए ये अनाउंसिंग है, दो अनाउंस्ड हैं। अब यहाँ अट्रैक्टिंग बोनस है और एक अट्रैक्टिव बोनस है। तो अट्रैक्टिंग ना होकर के क्या होगा, अट्रैक्टिव बोनस होगा फॉर द एम्प्लॉइज, ठीक है ना। क्लियर हो गया, चलिए। और यहाँ आयन भी लगना चाहिए था बोनस के लिए, यहाँ पर आयन नहीं लगा था, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है ना सही में वो थर्ड वाला होगा। चलिए 6 हो गया। अब 7 में देखें क्या करना है, इनको करना है साइनोनिम। साइनोनिम किसका, माइल्ड का। माइल्ड का मतलब क्या होता है, माइल्ड मतलब बहुत जेंटल सॉफ्ट होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कहते हैं माइल्ड पेन होता है। कभी कभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। क्या विरोधाभास है, दर्द भी कहीं मीठा होता है क्या। ठीक है, ये प्यार का दर्द मीठा हो सकता है और कोई दर्द मीठा नहीं होता, दर्द होता है। हाँ, ये कहो कि दर्द नहीं हो रहा है तो मीठा और नमकीन और चॉकलेटी लग सकता है, लेकिन दर्द ही होगा तो फिर वो मीठा उठा नहीं होगा। तो माइल्ड पेन का मतलब क्या, हल्का हल्का दर्द होता है, बहुत ही मतलब सह जाने लायक होगा। तो माइल्ड ऐसी चीज़ को कहते हैं, सॉफ्ट होगा, नरम होगा, ठीक है। तो साइनोनिम इसका क्या हो सकता है, जेंटल तो हो सकता है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, जो गिरे और आसानी से टूट जाए। ब्रिटल का मतलब होता है कि कोई चीज़ फ्रेगाइल है। एनीथिंग दैट इज सो डेलिकेट दैट इट कैन ब्रेक इन अ लिटिल स्टक। थोड़ा सा भी कहीं स्टक कर जाता है, थोड़ा सा भी कहीं झटका लग जाता है, थोड़ा सा भी कहीं चोट लग जाती है तो चूर चूर हो जाता है, तो वो ब्रिटल होता है। स्कैथिंग, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्कैथिंग। स्कैथिंग होता है ना बहुत ही तीखा, बहुत ही कड़वा, मिर्चा भी हो सकता है, किसी की बात भी हो सकती है। तो ये तो अपोजिट जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो ये अपोजिट जा रहा है। और सीवियर मतलब भी होता है बहुत तेज, ये तो ये भी अपोजिट जा रहा है। तो ये दोनों तो अपोजिट हो गए। और ब्रिटल का कोई लेना देना नहीं है। तो माइल्ड का मतलब बहुत ही निहायत सीधा, जेंटल, सॉफ्ट। तो ये रहा आपका साइनोनिम। क्लियर है, शायद अब कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या करना है आपको, इसमें आपको कुछ चीज़ें अंडरलाइन किया है। यहाँ टू मच अंडरलाइन किया हुआ, यहाँ हार्डेंस लिखा हुआ, द वर्ड पेनिंग लिखा हुआ और विद रूल्स लिखा है। 4 हैं। अब कह रहे हैं इसमें कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। तो चलो पढ़ो जरा। टू मच सीरियसनेस हार्डन्स द वर्ड, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस क्या करती है, इस वर्ड को हार्डन कर देती है। हार्डन करने का मतलब क्या होता है, कड़ा, कठोर कर देना। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए तो दुनिया क्या हो जाती है, बड़ी कठोर हो जाती है, बड़ी कड़ी हो जाती है, नरम दिली नहीं रह जाती है फिर लोगों के अंदर। और लिखा है कि पिनिंग इट डाउन विद रूल्स। फिर बहुत ज़्यादा अगर सीरियसनेस होगी तो बहुत सारे रूल्स 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 रूल्स। दुनिया जो होती है ना, ऐसे लगता है ना जैसे ये दुनिया है, इसमें पिन अप कर देना होता है। नहीं, जैसे बहुत ज़्यादा रूल्स होगा तो रूल्स में हम पिन अप से हो जाते हैं, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सीरियसनेस कितनी होगी, बहुत ज़्यादा के लिए लगेगी। तो ये 2 जो लिखा हुआ है ना, ये कौन वाला होना चाहिए, ये वाला 2, TOO वाला। टू मच मतलब हद से ज़्यादा सीरियसनेस, टू मच, ओवर, एक्सट्रीमली, इसको कह सकते हो। तो ये जो टू मच लिखा हुआ है ये एक्चुअली TOO वाला 2 होना चाहिए था ना। कोई अमाउंट में बहुत ज़्यादा के लिए यूज किया जाता है, ठीक। वैसे इस मच के पहले तो 2 लगना भी नहीं था। क्लियर है, तो ये रहा आंसर आपका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, वही खाली जगह भरो। लिखा इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस डायरेक्टली, क्वेश्चंस को सीधा आंसर देने के बजाय द पॉलिटिशियन केप्ट डैश। तो मतलब पॉलिटिशियन ने किसी क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं दिया, बल्कि इसके बावजूद ना मतलब उसकी जगह पर क्या किया, मतलब घुमा फिरा के जवाब दिया होगा। आंसर द क्वेश्चंस डायरेक्टली मतलब सीधा जवाब देना। अब अगर ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा करने के स्थान पर, तो उसका मतलब क्या किया होगा उन्होंने, गोल गोल घुमाया होगा। अब उसके लिए इडियम ढूंढो, सुटेबल इडियम। गोल गोल घुमाना, तो क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब हो गया कि जब सांप निकल गया तो रस्सी पीटने से क्या फ़ायदा होगा, लकीर पीट रहे हैं, सांप निकल गया रस्सी लकीर पीट रहे हैं। बारिश का वर्षा जब किसी सुखानी, क्या फ़ायदा बारिश का जब किसी सूख ही गई है। तो क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क,
दूध बह गया, उसके बाद चिल्ला रहे हो अरे अरे दूध बह गया, दूध बह गया, तो बह ही गया, चिल्लाने से क्या फ़ायदा, जब बह रहा था तो गैस नहीं बंद कर सकते थे। तो ये यहाँ इररिलेवेंट है। बीटिंग अबाउट द बुश का मतलब होता है राउंड अबाउट बातें करना। राउंड अबाउट बातें करने का मतलब क्या होगा, गोल मटोल, आप नॉट टू कम टू द पॉइंट, ठीक है। बीट अबाउट द बुश मतलब क्या होता है, नॉट टू कम टू द पॉइंट, मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और कम टू द पॉइंट नहीं होना, मतलब गोल गोल घुमाना, यही कहने का मतलब है। सर्कमलोक्यूशन हो जाता है। या टॉकिंग इन राउंड अबाउट वे, मतलब गोल गोल बातें घुमा फिरा के आप कह रहे हैं, सीधे मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। यही इसी चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन का सीधा आंसर ना देकर उन्होंने गोल गोल बातें घुमाई, और बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है गोल गोल बातें घुमाना, मुद्दे पर ना आना। ये रहा आपका आंसर। बाकी जो और दो इडियम है उनको भी समझ लो। पॉइंटिंग एट हिज लॉरल्स, तो पॉइंट एट वंस लॉरल्स का मतलब ये होता है कि आप कंपटीशन को जीतने के लिए, किसी चीज़ को जीतने के लिए, अपनी एम को पाने के लिए और अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। मतलब इसका ये होता है कि टू मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू सक्सीड एज देयर इज स्ट्रांग कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए और ज़्यादा मेहनत करना, उसको कहते हैं पॉइंटिंग एट हिज लॉरल्स। स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, स्पिल द बीन का मतलब भेद खोल देना। टू ओपन द सीक्रेट क्या होगा, टू ओपन द सीक्रेट, टू डिस्क्लोज द सीक्रेट, मतलब राज नहीं रखा, राज को खोल दिया, ठीक है, ये होता है। ये बहुत पूछा गया है। चलिए आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें करना है कि इनकरेक्टली स्पेल, ध्यान रखना, इनकरेक्टली बहुत कायदे से। तो प्रिविलेज, देखो प्रिविलेज में ये डी नहीं होना चाहिए और सब ठीक है। PRIVILEGE, डी इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसकी स्पेलिंग गलत है, तो आंसर तो फिलहाल यही हुआ। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिविलेज, क्या मतलब है? प्रिविलेज का मतलब होता है स्पेशल राइट्स। स्पेशल राइट मतलब किसी को कुछ खास अधिकार मिले, जिसे संसद के सदस्यों को यदि मिला है, जैसे संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो किसी सदस्य को संसद की परमिशन लिए बिना अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तो ये क्या होते हैं, उनके विशेषाधिकार होते हैं, उनके प्रिविलेज होते हैं ये, ठीक है। अब एफिलिएट करना, एफिलिएट की स्पेलिंग एकदम से सही। अब देखो तीनों की स्पेलिंग सही होगी, एक ही गलत होती है, वो मिल चुकी है हमको। तो मीनिंग बता दे रहा हूँ। एफिलिएट का मतलब होता है जैसे कोई संस्था, कोई डिग्री कॉलेज है, पता लगा लखनऊ यूनिवर्सिटी से संलग्न है, उससे जुड़ी हुई है, तो उसको कहते हैं एफिलिएटेड टू लखनऊ यूनिवर्सिटी। पैरासूट का मतलब जानते हैं, हवाई जहाज़ से जो छतरी नुमा होता है, उसको पकड़ के उतरते हैं, हवाई जहाज़ वगैरह से कूदते हैं वो। रिकमेंडेशन का मतलब होता है जिससे हम किसी चीज़ को रिकमेंड करें, मान लो हम किसी बुक को कहते हैं कि फलाने वाली बुक खरीद लो, बहुत अच्छी है, तो हम रिकमेंड करते हैं उसको। स्पेलिंग सबकी ठीक है, मीनिंग आपको बता दिया, और शायद मीनिंग, इस सब की मीनिंग शायद आपको पता भी रही हो, कोई नई बात नहीं है, मैं कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है आपको, एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है? गिवन वर्ड डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट का मतलब जानते हो, जैसे आप ऐसे जा रहे हो और अचानक आगे जानते हो क्या होता है, आगे जाके ऐसे रास्ता दो तरफ को निकल गया, ये होता है डाइवर्जेंट हो जाना। ऐसे जाके ऐसे हो जाना और ऐसे हो जाना, डाइवर्ज हो जाना। अच्छा, डाइवर्ज मतलब दो अंतर हो जाना, दो तरफ चले जाना। अब इसका अपोजिट ढूंढना है। डिसरिस्पेक्टफुल मतलब जो रिस्पेक्ट ना करता हो, अपमानजनक, ये तो होगा नहीं यहाँ पे। सिमिलर का मतलब क्या हुआ, कोई डिफरेंस ना हो, पहले जैसा चला आए, तो ये सिमिलर तो हो सकता है। डाइवर्ज होने का मतलब अंतर होना, डिफरेंस होना, और सिमिलर मतलब वैसा ही रहना। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, एकदम से क्लियर कोई चीज़। डियर मत समझना, ये सी है, ठीक है ना क्लियर एकदम से, कोई लेना देना नहीं। एडिशन का मतलब क्या होता है, ऐड, 2 + 3, ये क्या है, बराबर 5, तो ये क्या है, एडिशन है, इसको ऐड करना कहते हैं। फिलहाल अब सिमिलर ही सबसे अच्छा आंसर है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें करना क्या है, देखो 4 वर्ड अंडरलाइन है, रिलीज है, लीड है, और कंसंट्रेशन है, और पार्टिकुलेट है, ठीक है ना। तो अब इन्होंने पूछा कि इसमें कौन सा वर्ड है जिसमें स्पेलिंग एरर है, और उस स्पेलिंग एरर को रेक्टिफाई नहीं किया गया है, सीधे सीधे लिखा हुआ है। तो अब बताओ इसमें से कौन सा वर्ड गलत हो सकता है। पढ़ के मैं चाहो तो बता सकता हूँ। लिखा कि ह्यूमन एक्टिविटी दैट रिलीज लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेज, ह्यूमन एक्टिविटीज
जिससे रिलीज होती हैं, जिससे निकलती हैं लॉन्ग लिव्ड का मतलब बहुत दिन तक चलने वाली ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, आल्सो लीड टू द इन्हेंसमेंट। अक्सर इनका नतीजा ये होता है। तो ये जो लीड लिखा है यहाँ पे, लीड कौन सा होना चाहिए था, ये वाला लीड होना चाहिए था, ठीक। रिजल्ट इन या लीड टू द enhancement of concentration of short-lived ozone and particulate matter in the atmosphere, ठीक। तो ये लीड फिलहाल गलत होगा, तो ये रहा आपका आंसर, फर्स्ट वाला होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में आ गए हम लोग। तो इसमें करना क्या है, देखो यहाँ लिखा है दैट कैन सब्स्टिट्यूट, और इतना पोर्शन अंडरलाइन किया गया है। नो इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं है, मतलब करना ही करना है, गलती है कि उसमें लिखा है कि ऋषि आस्क्ड करण। अब आस्क्ड यहाँ लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, समझ लेना। ऋषि आस्क्ड करण, ऋषि ने करण से पूछा विल ही गेट। अब देखो ये आस्क्ड है ना, तो विल तो हो नहीं सकता ना बेटा। आस्क्ड पास्ट में किसी ने फ्यूचर की बात की तो विल का वुड हो जाता है। पहली बात तो विल की जगह क्या होगा, वुड हो जाएगा। दूसरा, जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट पहले होता है और विल हेल्पिंग वर्ब बाद में आनी चाहिए। रूल होता है ना, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेट का आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड कोई लगा है, हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, तो वो वहीं पर रहेगा। जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में चली जाती है। तो ये जो विल है वो कहाँ होना चाहिए, ही के बाद, और विल ना होकर के वुड होना चाहिए था। तो होता कि ऋषि आस्क्ड करण ही विल। अब इफ़ वगैरह लगाना होता लगाओगे ही, बिना इफ़ के तो काम चलेगा नहीं, ठीक है। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ इफ़ आएगा। इफ़ ही वुड, विल का क्या होगा, वुड। इफ़ ही वुड गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम, कि क्या मेरे लिए एक नया फुटबॉल ला दोगे। हालांकि हट तो जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क भी, अरे है इन तीनों में है, एक में हटा हुआ है, तो हमारा चांस यहाँ से भी बन सकता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव अब क्वेश्चन मार्क नहीं होता तो क्वेश्चन मार्क एक ही में हटा हुआ है, ये चांस बन रहा है। इफ़ भी लगा, क्योंकि जब क्वेश्चन यस या नो में आंसर दिया जा सकता है तो वहाँ पे कनेक्टर क्या लगता है, इफ़ लगता है। इफ़ ही वुड लिखा है, गेट अ न्यू फुटबॉल फॉर हिम, ये रहा आपका आंसर, क्लियर है इसमें। देखो यहाँ भी लिखा इफ़ वुड भी, वुड ही, तो देखो ही के पहले वुड आ जाएगा ना, जबकि होना क्या चाहिए था, ही वुड होना चाहिए था, इनडायरेक्ट है तो गलत इसकी वजह से हो गया। विल हो नहीं सकता, विल का वुड होगा। और वुड ही, देखो अगर आप ही के पहले वुड को लगाओगे तो इनडायरेक्ट गलत हो जाता है, ठीक। अब फिलहाल अभी पहला ही आंसर सही रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है 14। करना क्या है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, किसका, ऑफेन का। ऑफेन क्या होता है ना, ऑफेन होता है अक्सर। अक्सर ये वर्ड सुना है, नहीं सुना है। प्रायः सुना है, प्रायः, अब नहीं सुने तो हम क्या करें। अक्सर मतलब प्रायः, ये ऐसा होता है ना, जैसे मान लो 30 दिन में कोई काम 15 दिन से ज़्यादा होता है, 20 दिन, तो 30 दिन में, जैसे हम कहें कोई दोस्त है आपका जो किसी मतलब एक पर्टिकुलर दुकान वहाँ पे अक्सर मिलता है, तो क्या कहते हैं, वो अक्सर मुझे इस दुकान पर मिलता है। ही ऑफन मीट्स मी एट दिस शॉप, तो ऑफन ही होता है जो अक्सर होता है काम। इसका एंटोनीम बताना है, तो अक्सर का एंटोनीम क्या होगा, शायद ही कभी। तो यूजुअली क्या होगा, यूजुअली अक्सर हो जाएगा। पीरियडिकली मतलब समय समय पर ये भी अक्सर हो जाएगा। और रेयरली निगेटिव हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, एंटोनीम। रेयरली का मतलब शायद ही कभी, मतलब तो एक साल में एक आध बार। जनरली भी साइनोनिम हो जाएगा। अक्सर का क्या होता है, जनरली हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही एंटोनीम है, वो कौन सा है, रेयरली, ठीक। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। इसमें क्या करना है, एक इडियम दिया हुआ है, अंडरलाइन किया है ना, क्वेकिंग इन हिज बूट्स। ये इडियम है, इसकी मीनिंग बतानी है, तो जरा सिचुएशन देखो, शायद समझ में आ जाए। ही वॉज क्वेकिंग इन हिज बूट्स व्हेन ही हैड टू गिव अ स्पीच ऑन द स्टेज। किसी को स्टेज पर भेज दिया गया, एक मंच है, एक रोस्टम है, उस पर खड़ा कर दिया गया, आप भाषण दो, एक स्पीच दो। अच्छे को पैर कांपने लगते हैं। तो क्वेकिंग इन हिज बूट का मतलब ये हो जाएगा कि वो मतलब जूते में उसके पसीने छोड़ रहे थे, उसके पैर हिल रहे थे, कांप रहे थे, ठीक। नर्वस हो गया होगा वो। आ जाओ, एक्साइटमेंट इन, देखो ट्रम्बल इन एक्साइटमेंट नहीं होगा, नर्वसनेस हो जाएगी। टू शेक इन हैप्पीनेस, टू ट्रम्बल विथ फियर, डर के मारे पैर कांप रहा है, तो ये थर्ड वाला होगा, ठीक है ना, क्लियर। कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये थर्ड वाला हो गया 15 में। अब इसको करने क्या मतलब है, आगे क्या बढ़ रहा है, जब हमारा आंसर मिल गया हमारा तो छोड़ दो वहीं पे, आगे आ जाओ।
16 नंबर में क्या पूछा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा कि अ प्लेस वेयर वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। बारिश होता है, ठीक होता है नहीं, बारिश होती है। जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी कहीं पे लोग तो डैम बना करके पानी को स्टोर कर लेते हैं, आगे चल के जब गर्मी में आएगी तो उसको हम यूज करेंगे। तो फर्दर यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए जो पानी, बरसात का पानी हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब जलाशय होता है। और रिसोर्ट का मतलब क्या होता है, रिसोर्ट होता है मतलब आदमी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए जाता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, चाय पानी नाश्ता खाना पीना ये सब होता है, वो रिसोर्ट कहते हैं। एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब होता है, आजकल देखा होगा हर किसी के घर में मछली, छोटा सा डिब्बा होता है ना, शीशे का डिब्बा होता है, उसमें मतलब ऑक्सीजन वगैरह के लिए वो सब लगा रहता है, पंखा चलता रहता है और उसी में मछलियाँ तैरती हैं। तो मतलब नेचुरल एटमॉस्फेयर देते हैं मछलियों को वो, तो उसको एक्वेरियम कहा जाता है। सैनिटोरियम क्या होता है, जैसे किसी आदमी को मतलब कोई सीरियस बीमारी वगैरह है तो कभी कभी डॉक्टर सलाह देते हैं भैया इनका हवा पानी डालने के लिए कहीं बाहर ले जाओ, जिसे पहाड़ वहाड़ पे लोग ले जाते हैं। शिमला उमला खासतौर से इसीलिए जाना जाता है कि पहले के ज़माने में जिसको टीबी उबी हो जाती थी तो उसको जगह बदल दिया जाता था, थोड़ा हवा पानी बदलेगा। तो वही जगह है जहाँ पर लोग बीमारी से ठीक होने के लिए जाते हैं, उसको सैनिटोरियम कहा जाता है। तो मतलब मैंने आपको चारों का बता दिया। फिलहाल करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट वाला रिजर्वायर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको वन वर्ड बताना है। फिर से वन वर्ड आ गया, और वन वर्ड किसका है, जो जितना अंडरलाइन किया है खाली उतने पर फोकस करना। लिखा है कि दे अलाउड अस टू पाउडर बाय क्रशिंग। पाउडर बाय क्रशिंग मतलब किसी चीज़ को क्रश करके उसका चूर्ण बना देते हो, पाउडर बना देते हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रश करके अगर किसी को पाउडर बना रहे हो तो उसको करते हैं ग्राइंड करना। ठीक है ना, ग्राइंडर होते हैं। तो बाय क्रशिंग द स्पाइसेस पिक, अब छोड़ दो, पाउडर बाय क्रशिंग का मतलब होगा ग्राइंड करना। तो ग्राइंड करना ये रहा तीसरा वाला ऑप्शन। गेन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ प्राप्त करना, तो पाउडर करके थोड़ा ना प्राप्त होनी। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन, जैसे आप लोग कभी कभी होता है आपको अपने टीचर आपके सामने पड़ गया तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो, वो ग्रीट करना होता है। ठीक है, और गेस करना तो बताने की जरूरत नहीं है, अनुमान लगाना हो गया, ये तो हो गया। अब आ जाओ 18 नंबर में, देखो क्या करना है। 18 में इन्होंने कहा कि आप इडियम बताओ, किसके लिए ये एक सिचुएशन दी है, इस सिचुएशन के लिए आप सुटेबल इडियम ढूंढ कर बताओ। तो चलो पढ़ते हैं इसको। माई मैनेजर फोर्स्ड मी टू रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एज अ शेफ। मेरे मैनेजर ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि एक शेफ के रूप में जो आपकी नौकरी है उसको आप छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आई अंडरवेंट अ स्पाइन सर्जरी, मतलब रीढ़ की हड्डी में सर्जरी हुई थी, इसलिए। आई वॉज डिप्रेस्ड, अब नौकरी छूट जाएगी तो आदमी डिप्रेस हो जाएगा। एंड हैड लॉस्ट ऑल होप, एकदम नाउम्मीद हो गया था उस समय। लेटर माई फादर मोटिवेटेड मी, बाद में पापा ने इनको मोटिवेट किया टू ओपन माई ओन कैफ़े, अपना कैफ़े चलाओ यार, और शोड मी द वेज टू बी इंडिपेंडेंट, और उन्होंने बताया कि कैसे इंडिपेंडेंट हुआ जाता है। आफ्टर ऑल इट इज़ ट्रू दैट, आखिरकार ये सच है कि वन शुड नॉट डैश, ठीक सिचुएशन ध्यान में रखना, वन शुड नॉट ग्रीस द पाम। वन शुड नॉट ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, घूस देना, कि किसी आदमी को किसी को घूस नहीं देना चाहिए, ये इररिलेवेंट है, आंसर नहीं हो सकता। मीनिंग ठीक है ग्रीस द पाम का। और क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब होता है अभी आया था थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब दूध बह गया तो चिल्लाने से क्या फ़ायदा, सांप निकल गया तो लकीर पीटने से क्या फ़ायदा, चिड़िया खेत चुग गई, या मतलब क्या कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब चिल्लाने क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ये ऐसे होता है। तो वही है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, अपना ही रागल, अपने ही बारे में डींगे मारे जा रहे हैं डींगे। ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है ना मूड स्विंग। मूड स्विंग मतलब दो एक्सट्रीम मूड्स के बीच में आप चल रहे हो, कभी आप खुश हो जाते हो, कभी दुखी हो जाते हो, कभी आप तारीफ़ करते हो, कभी आप डांटते हो, तो ये होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। कभी डांट रहे हो, कभी तारीफ़ कर रहे हो, कभी डांट रहे हो, कभी तारीफ़ कर रहे हो। तो अब यहाँ पर सूटेबल आंसर क्या होगा ये हमको बताओ इसके लिए। तो इसमें आंसर जानते क्या होगा, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है, जब इनको पापा ने उनको समझाया वो सब कहा कैसे इंडिपेंडेंट हुआ जाता है, तो इन्होंने कहा कि जब चल गया तो उसके बाद कहना है कि अब जाकर मुझे पता चला कि जब सांप निकल जाए तो लकीर पीटने से क्या फ़ायदा, या मतलब का वर्षा जब किसी सुखानी खेत सूखने के बाद बारिश होने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ की सिचुएशन में यही एक फिट हो रहा है, उसमें कोई नहीं फिट हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला है 19 नंबर का। इसमें क्या करना है, आपको एरर निकालनी है। एरर क्या, देखो लिखा है द इंस्टीट्यूट हैव बीन,
भाई देखो द इंस्टीट्यूट सिंगुलर सब्जेक्ट है जी, इंस्टीट्यूट्स नहीं लिखा, इंस्टीट्यूट लिखा है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैव नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैज़ बीन। ठीक है, डिवाइड इनटू मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, ये तो कोई बात नहीं। तो इसमें क्या होगा, बी वाला, बी वाला ऑप्शन का है चौथा, याद रखना, बी में दूसरा नहीं है, बी मतलब चौथा। इसमें देखो सी को पहला कर दिया, डी को दूसरा कर दिया, तीसरा ए को तीसरा कर दिया और बी को चौथा ऑप्शन कर दिया। ठीक है, आगे चलें, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें भी क्या करना है कि अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम। अंडरलाइन इडियम क्या है, द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, द स्वेट ऑफ ब्रो। ब्रो क्या होता है ना, ये ब्रो जो होता है ये माथे पे, ये इसको कह सकते हो ब्रो। अब स्वेट ऑफ द ब्रो, स्वेट ऑफ ब्रो का मतलब यहाँ पे अगर पसीना हुआ इसका मतलब बड़ी मेहनत कर रहे हो, जाहिर सीधे सीधे यही समझ में आ रहा है। अच्छा देखो, ही मैनेज्ड टू सेव हिज फादर्स बिजनेस, उसने मैनेज किया अपने फादर की बिजनेस को बचाने का, कैसे, बाय स्वेट ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे के पसीने से उसने अपने फादर के बिजनेस को बचाया। माथे के पसीने से बचाया मतलब कैसे बचाया, हार्ड वर्क करके बचाया। क्लियर हो, चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। 21 से 25 में करना क्या है, साफ दिख रहा है, रोज रोज बताता हूँ। चलो पैसेज पढ़ो। पैसेज में लिखा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन इम्पोर्टेंट विटामिन्स। ध्यान रखना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाया जाता है इम्पोर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्लांट डैश। तो जो चीज़ मिलेगी वो विटामिन्स और मिनरल्स से मिलता जुलता, तो प्लांट क्या, प्लांट ऑर्गेनिज्म, प्लांट रेसिड्यू, प्लांट बैक्टीरिया, प्लांट केमिकल्स। अब क्या लगा सकते हो, प्लांट के ऑर्गेनिज्म देखो उसमें वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में प्लांट के ऑर्गेनिजम्स थोड़े न पाए जाएंगे। रेसिड्यू का मतलब क्या हुआ, बचा खोचा, जो वहाँ पे बचा खोचा नहीं होता जी, जो फूल और सॉरी जो फल और सब्जियां होती हैं उनमें बचा खोचा नहीं मेन होता है। और ये प्लांट बैक्टीरिया भी नहीं होता, बल्कि क्या होगा, इन सब में फलों वलों में या सब्जियों में प्लांट केमिकल पाया जाता है, पौधों के केमिकल पाए जाते हैं। और मैच करोगे विटामिन मिनरल के साथ प्लांट केमिकल ही फिट हो रहा है, विटामिन मिनरल के साथ ऑर्गेनिजम्स, रेसिड्यू और बैक्टीरिया नहीं सेट हो रहा है, केमिकल सेट हो रहा है। अब आगे आ जाओ, दे आल्सो कंटेन फाइबर, और इन पौधों में पौधों में नहीं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फाइबर भी पाया जाता है। देयर आर मेनी डैश ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल एंड मेनी वेज टू प्रिपेयर, कुक एंड सर्व देम। तो इन्होंने कहा कि जो अवेलेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो कई प्रकार के हैं। तो यहाँ मेनी टाइप्स, मेनी काइंड्स, मेनी वेराइटीज, इस तरह का कोई वर्ड लगाना पड़ेगा। आ डाइट डैश इन फ्रूट एंड वेजिटेबल, एक मतलब भोजन, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जो क्या हो, डैश इन फ्रूट एंड वेजिटेबल कैन हेल्प प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। इन चीज़ों से आपको बचाता है, तो क्या होगा, वो फ्रूट और वेजिटेबल रिच डाइट होगी। तो यहाँ तो फिक्स है, इन लगा हुआ तो रिच इन, ठीक है, कोई ऐसा भोजन जो रिच हो फ्रूट एंड वेजिटेबल में। आगे लिखा, ईट 5 काइंड्स ऑफ वेजिटेबल एंड 2 काइंड्स ऑफ फ्रूट एवरी डे। हर दिन 5 तरह की सब्जी और 2 तरह का फल खाओ। तो क्या कहा इन्होंने, फॉर गुड हेल्थ, तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मोस्ट इंडियंस डू नॉट ईट डैश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ज़्यादातर इंडियन नहीं खाते हैं। तो यहाँ क्या लगाओगे, इनफ, पर्याप्त, ठीक है, या लगा दो मच लगा देना, और क्या, ज़्यादातर इंडियन, ठीक है, मच फ्रूट और या इनफ फ्रूट और इनफ वेजिटेबल नहीं खाते हैं। When buying and serving fruit and vegetable, जब आप सब्जी को खरीदो, फल को खरीदो और उसको सर्व करो, तो एम फॉर वेराइटी, तो क्या एम रखना, एम रखना तुम उसमें वेराइटी का, ज़्यादा वेराइटी होनी चाहिए। टू गेट द मोस्ट डैश एंड अपील, तो मोस्ट डैश चीज़ आपको मिल जाएगी, तो न्यूट्रिशन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, एंड अपील लगा हुआ है। चलो अब आप ऑप्शन देखो, मैंने पढ़ा दिया। दूसरे नंबर पर क्या लगेगा, इन्होंने कहा कि देयर आर मेनी डैश ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल, बहुत प्रकार के। तो मेनी यूजेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अवेलेबल, अवेलेबल लिखा है तो यूजेस नहीं है, कैरेक्टर्स नहीं होगा, क्या होगा, वेराइटीज। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, देयर आर मेनी वेराइटीज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ठीक है, तो टेट्स भी नहीं होगा, तो ये होगा मेनी वेराइटीज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये फेलर नंबर 3 भरना है। तो
तो यहाँ क्या करना है, देखो अ डाइट डैश इन फ्रूट एंड वेजिटेबल। इन्होंने कहा एक डाइट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी जो वेजिटेबल और फ्रूट से डैश होता है वो आपको डायबिटीज़ से, कैंसर से, हार्ट डिजीज से बचाता है। तो पुअर इन फ्रूट होगा कि रिच इन फ्रूट होगा, तो जो कोई भी भोजन जो रिच इन फ्रूट एंड वेजिटेबल होगा वो इन बीमारियों से बचाएगा। तो रिच लगाओगे यहाँ, ठीक है ना, रिच इन लगेगा। अब चौथे नंबर पे आ जाओ, नहीं चौथे नंबर पे अगले पेज में आएंगे, यहाँ क्यों आएंगे हैं यहाँ देखो, ईट 5 काइंड्स ऑफ वेजिटेबल एंड 2 काइंड्स ऑफ फूड। हर दिन आप 5 तरह की सब्जियां, 2 तरह के फल खाओ एवरीडे फॉर गुड हेल्थ। मोस्ट इंडियंस डू नॉट ईट डैश फ्रूट एंड वेजिटेबल। ज़्यादातर इंडियन नहीं खाते हैं डैश फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ज़्यादातर इंडियन क्या कहते हैं, नहीं खाते हैं। प्लेंटी फ्रूट, नहीं प्लेंटी नहीं होता, प्लेंटी ऑफ लगता तब होता, नहीं तो गलत होगी, ये नहीं लग पाएगा। मेनी, भैया देखो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के पहले हम मेनी नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल दोनों अनकाउंटेबल हैं। अनकाउंटेबल होने के नाते इसके पहले मेनी नहीं लगेगा। सम लगेगा नहीं तब क्या लगाओगे, इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर इंडियन पर्याप्त मात्रा में फ्रूट और वेजिटेबल नहीं ले पाते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। तो व्हेन बाइंग एंड सर्विंग फ्रूट एंड वेजिटेबल, जब आप फल को या सब्जी को खरीद रहे हो तो आपका जो एम हो क्या होना चाहिए, फॉर वेराइटी टू गेट द मोस्ट डैश एंड अपील। तो वैरायटी पर जाइए आप, तरह तरह के, मतलब एक ही, पता लगा सेब 5 किलो खरीदा, बेवकूफ़ी, 1 किलो सेब खरीद लो, 1 किलो संतरा खरीद लो, 1 किलो मौसमी खा लो, 1 किलो क्या कहते हैं पपीता ले लो या अंगूर ले लो। ठीक, एक ही जैसा फल एक ही फल 5 किलो मत लो, 1-1 किलो 5 फल ले लो। ये करो, वैरायटी पे ज़्यादा डालो तो आपको ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा डैश एंड अपील मिलेगी। सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, असॉर्टमेंट मिलेगा। क्यों, फन मिलेगा, ये से फन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स, हाँ ये मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा। तो टू गेट द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स एंड अपील, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व मिलेंगे। एडवांसमेंट वगैरह की यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन कर लिया। ठीक, हौले 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 पूरा होने जा रहा है। अगर हम 13 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट में हैं, अब 4 पेपर और बचा हुआ है। 13 सितंबर का 3rd शिफ्ट और 14 सितंबर का 3 सेट फर्निश। ठीक है, चलिए तो अब एकदम एंड पर आ गए हैं हम लोग। अब आप लोग मूड बनाते रहिए कि अगला सेट आपका क्या होना चाहिए। वैसे अभी MTS का कुछ बाकी था, पिछले साल वाला 22 वाला का हो तो उसको हम पूरा करा दें। ठीक है, और जो लाइव सेगमेंट चल रहा है वो भी चलता रहेगा। तो आज रात में हम लाइव आना है हमको, ठीक है, याद रखना। अभी आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो 7-8 बज रहा होगा। आज रात में 10 बजे हमें लाइव आना है। जो पिछली बार बाकी रह गया था 50 क्वेश्चन, गला दर्द होने के नाते मैंने 25 करवाए थे, तो उसमें 50 थे, 75 बचे हुए थे। तो जो बचे हुए हैं 50 उनको करा देंगे कल। ठीक है, तो आज का सेशन फिर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं हम। और आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा अपनी राय ज़रूर देना, और कोई कमेंट, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दो। ठीक है, पढ़ा चुके हैं, अब आराम से बातें करते हैं ना। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, उनको भी दो, और लोग उनसे भी कहो कि और लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, तो ये सेशन फिलहाल अब मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे कल शाम को 7 बजे इसी नेक्स्ट सेशन में इसी के। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।